नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका आप ही के YouTube चैनल केवीएस टुडे पर। आज हम इसमें केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो एडमिशन की प्रक्रिया होती है उसमें एक प्रोसेस होता है एडमिशन अंडर एमपी कोटा। एमपी कोटे के अंतर्गत जो हम एडमिशन की बात करेंगे कि वो कैसे होता है उसकी बात हम यहाँ करने जा रहे हैं, यानी कि एडमिशन अंडर एमपी कोटा इन केंद्रीय विद्यालय, या हम बात करें सांसद कोटा जिसको हम कहते हैं, यानी कि सांसद निधि के अंतर्गत जो केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश होता है उसकी बात हम यहाँ करने जा रहे हैं। चलते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस है जो उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ ये ले कहाँ से रहे हैं। ये मैंने आपको गाइडलाइंस जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन की एडमिशन गाइडलाइंस, वहीं से आपको ये चर्चा जो भी होगी उसके बारे में चर्चा की जाएगी। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि रूल से बाहर होगा, सब रूल के अंतर्गत होगा। और ये पीडीएफ फाइल अगर आप सर्च करेंगे केवीएस की जो केवीएस का जो वेबसाइट होती है उससे अगर आप बात करते हैं, वहाँ पे सर्च करते हैं तो आपको केंद्रीय विद्यालय की जो एडमिशन गाइडलाइंस है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। या आप नेट पे सीधा सिंपल जाकर डालिए केवीएस एडमिशन गाइडलाइंस, इस तरीके से अगर आप डालेंगे तो निकल के आएगी। और पीडीएफ डाल दीजिएगा साथ में केवीएस एडमिशन गाइडलाइंस पीडीएफ, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ वहाँ पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पे 4 तरह की गाइडलाइंस आपको मिलेंगी एडमिशन की। जनरल गाइडलाइंस, स्पेशल गाइडलाइंस, एडमिशन प्रोसीजर और फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स। तो इसके अंदर जो ये जो प्रावधान होता है एमपी कोटे का, ये एक स्पेशल प्रोविज़न होता है। तो ये स्पेशल प्रोविज़न में आपको यहाँ पर मिलेगा। जब आप इसमें जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडमिशन जो होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन में उसकी जो प्रायोरिटीज़ होती है उसकी बात अगर हम सबसे पहले करें तो उसमें 5 तरह की प्रायोरिटीज़ उसमें दी जाती हैं। सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है उन बच्चों को होती है जो चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विस मैन। दिस विल आल्सो इंक्लूड चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन नेशनल ऑफिशियल्स हु कम ऑन डेपुटेशन ऑन ट्रांसफ़र टू इंडिया ऑन इन्विटेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है, सिंपल सी भाषा में बात करें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं जो कि ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल जो कर्मचारी होते हैं, ये उनके बच्चों को प्रायोरिटी मिलती है। या जो एक्स सर्विस मैन होते हैं उनके बच्चों को, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो होते हैं कर्मचारी उनके बच्चों को यहाँ प्रायोरिटी मिलती है। और इसके साथ साथ जो बच्चे फॉरेन नेशनल ऑफिशियल्स होते हैं जो कि यहाँ पर डेपुटेशन के लिए आते हैं ट्रांसफ़र होकर इंडिया में, जो कि इंडियन गवर्नमेंट उनको इनवाइट करती है, तो उन लोगों के बच्चों को प्रायोरिटी मिलती है, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी की बात करें तो दूसरी कैटेगरी चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वो कर्मचारी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं, जैसे बात करें ओएनजीसी है, या बात करते हैं हम केंद्रीय विद्यालय संगठन भी ऑटोनोमस बॉडीज़ है, तो ये सेकंड कैटेगरी में आते हैं। तो सेकंड कैटेगरी में इन बच्चों को, इन कर्मचारियों के बच्चों को प्रायोरिटी मिलती है। तीसरी कैटेगरी की बात करें जो ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल जो जॉब्स होती हैं स्टेट गवर्नमेंट की, उनके कर्मचारियों को यहाँ पर प्रायोरिटी मिलती है, उनके बच्चों को प्रायोरिटी मिलती है। और चौथी कैटेगरी की बात करें तो ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो होते हैं जो ऑटोनोमस बॉडी होती हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, उनको प्रायोरिटी मिलती है। और पांचवी कैटेगरी में सभी लोग जो कि बचे कुचे हैं, यानी कि प्राइवेट जॉब वाले, सिविल जो होते हैं, सब उसमें पांचवी कैटेगरी में आते हैं। तो एडमिशन जो होता है बड़ा, जो ख़ास तौर से जो बड़ी सिटी होती हैं, उन जो सिटीज़ जैसे दिल्ली है, मुंबई है, देहरादून हो गए, तो इनमें बड़ा मुश्किल हो जाता है, चंडीगढ़ जैसे शहर, तो वहाँ प्रायोरिटी इनको पहले मिलती है। तो जो सिविलियंस होते हैं उनको एडमिशन नहीं मिल पाता, ख़ासतौर से जनरल कैटेगरीज वाले जो होते हैं। तो और ये जो प्रोसीजर होता है इसमें भी जो एम्प्लॉयज़ 7 साल का जो इनका ट्रांसफरेबल पिछले 7 साल में सबसे ज़्यादा होते हैं उन्हीं को प्रायोरिटी मिलती है। तो आप देख लीजिए कितना मुश्किल प्रोसेस होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन का। और सबसे खूबसूरत बात है सभी में ट्रांसपेरेंसी होती है। तो चलते हैं आगे। ये सिर्फ मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया। आज हम सिर्फ यहाँ एमपी कोटे के बारे में बात करेंगे, तो एमपी कोटे के बारे में बात करेंगे सिर्फ यहाँ पर। चलते हैं आगे।
तो मैंने आपको बताया था ये जो प्रोसीजर है ये कहाँ मिलेगा आपको, स्पेशल प्रोविज़न के अंदर मिलेगा। यानी कि जब एडमिशन गाइडलाइंस आप डाउनलोड करेंगे पीडीएफ के रूप में तो वहाँ पर स्पेशल प्रोविज़न के रूप में मिलेगा, और स्पेशल प्रोविज़न के अंदर ही एमपी कोटा के बारे में आपको बताया जाएगा। और उसमें भी जो पॉइंट है वो पॉइंट है वो आपका ये 19th पॉइंट होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले, तो इसी के बारे में हम यहाँ चर्चा करने के लिए आए हैं। तो बात करते हैं एडमिशन गाइडलाइंस के जो एमपी कोटा है उसमें क्या प्रायोरिटी होती है। तो ये ईच ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रेफर 10 केसेस फॉर एडमिशन अंडर द स्कीम इन एन academic ईयर, बट सच recommendations shall be confined to the children whose parents belong to his constituency either by domicile or on account of having been soon before posted there, or else on account of exchanges of services migrate to his constituency। सिंपल सी भाषा में बात करें तो एक जो एमपी होता है उसको 10 सीट यानी कि 10 सीटों को रिकमेंड करने का अधिकार होता है। वो 10 सीटों को उस एकेडमिक ईयर में रिकमेंडेशन दे सकता है उस बच्चे को जिनको वो चाहे, और लेकिन सिर्फ वही बच्चे जो कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। आप जानते हैं जो लोकसभा मेंबर होता है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, जैसे दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं, तो जो एमपी जिस क्षेत्र का है वो उसी क्षेत्र में जो केंद्रीय विद्यालय में है, केंद्रीय विद्यालय जो उसके क्षेत्र में आता है उसी क्षेत्र के जो निवासी हैं उनको रिकमेंड कर सकता है। इससे अलग जिनके पास वो डोमिसाइल होता है या कोई उससे पहले या बाद में उस किसी ने जॉब वहाँ पर की हो, सर्विस की हो अपनी, या माइग्रेट होकर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आया हो, तो उसको वो कर सकता है रिकमेंड। इसके अलावा सच रिकमेंडेशन वुड बी फॉर एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय लोकेटेड टू हिज कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही उसको रिकमेंड कर सकता है। इन केस देयर इज़ नो केंद्रीय विद्यालय इन द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द ऑनरेबल एमपी, यानी कि यदि उसके क्षेत्र में कोई इस तरह का केंद्रीय विद्यालय नहीं है, उसके क्षेत्र में नहीं आता, तो वो क्या कर सकता है, ही और शी में रिकमेंडेड दीज एडमिशन इन द केंद्रीय विद्यालय लोकेटेड इन एनी नेबरिंग कंटिजियस कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि जो उसके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यदि उसके क्षेत्र में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है तो जो उससे लगती हुई सीमा से जो कॉन्स्टिट्यूंसी है अगर वहाँ पर कोई केंद्रीय विद्यालय तो वहाँ के लिए रिकमेंड कर सकता है। फॉर मेंबर ऑफ द राज्यसभा, अब लोकसभा के तो खाली एमपी नहीं होते हैं, एमपी तो राज्यसभा में भी होते हैं। जो एमपी जो राज्यसभा होते हैं वो तो किसी पूरे स्टेट से होते हैं। तो जो राज्यसभा का एमपी है वो द स्टेट फ्रॉम विच द मेंबर ऑफ हैज़ बीन इलेक्टेड वुड बी डीम्ड टू हिज कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर दिस पर्पज़, यानी कि वो जिस क्षेत्र से आता है चुन के वो अपने क्षेत्र में कर सकता है। इससे अलग कुछ एमपी ऐसे भी होते हैं जो कि बात करें तो कुछ एमपी ऐसे भी होते हैं जो कि ऐसे होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं कि उसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो उनके लिए क्या रूल है, तो उनके लिए रूल है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा कैन रिकमेंडेड 10 केसेस फॉर एडमिशन इन एनी वन ऑफ मोर केंद्रीय विद्यालय ऑफ द कंट्री, यानी पूरी कंट्री में रिकमेंड कर सकता है। तो ये सारे मैंने एमपी के जो अधिकार होते हैं उनको बताया है। इससे अलग कुछ और उनके अधिकारों में जो है वो सीमाएं हैं, उन सीमाओं की बात कर लेते हैं। वो क्या है कि दीज एडमिशन शैल बी ओवर एंड अबव द क्लास 10th, यानी कि जब कोई एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो एक क्लास में निश्चित एक संख्या होती है सीटों की, उसके लिए एडमिशन फॉर्म्स आते हैं, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स आते हैं तो जितनी सीटें होती हैं उसके हिसाब से आते हैं। तो जो एमपी की जो सीटें होती हैं ये ओवर एंड अबव होती हैं, यानी सारा जो प्रोसेस नॉर्मल प्रक्रिया होती है उसके ऊपर जो एडमिशन होते हैं उसकी बात होती है। एक तरीके से बात करें तो रामबाण, यानी कि सीट फुल होने के बाद भी ये काम करता है। दूसरा बात करें, दिस रिकमेंडेशन वुड बी मेड फॉर क्लास 1 to 9th ओनली, ये ज़रा ध्यान देने वाली बात है, 1 से 9 कक्षा तक के लिए ही रिकमेंडेशन एमपी दे सकता है। तीसरी बात करें, दीज एडमिशन वुड बी मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर एंड नो एडमिशन वुड बी अलाउड आफ्टर द प्रेस्क्राइब कट ऑफ द डेट ऑफ द ईयर। जो केंद्रीय विद्यालय का जब प्रोसेस स्टार्ट होता है उसी समय सभी सीटों के लिए जितना मतलब डेट डिसाइड की जाती है कि इस डेट तक ये एडमिशन होने हैं, तो उस डेट के बाद एक एमपी जो कोटे का जो एडमिशन होता है उसकी भी डेट डिसाइड होती है, तो उसके बाद ये एडमिशन नहीं हो पाएंगे। चौथी बात करें, द रिकमेंडेशन टू बी मेड शैल बी वैलिड ओनली इफ़ दीज आर मेड इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होता है जो कि
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया जाता है, एक तरीके कूपन उनको बोलते हैं, तो रिकमेंडेशन सेंट इन एनी फॉर्मेट मैनर शैल नॉट बी कंसिडर। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो एमपी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जो एमपी के जो पीए होते हैं या जो उनके नीचे जो कार्यरत होते हैं वो क्या करते हैं, एमपी का जो लेटर पैड होता है उस पर लिखवा देते हैं और कह देते हैं कि भाई इस बच्चे का एडमिशन किया जाए लेटर पैड पे। तो वो एक प्रोसेस नहीं होता। जो एमपी का कोटा होता है निश्चित होता है 10 सीटों का, वो रिकमेंडेशन करके जो एचआरडी मिनिस्ट्री होता है उसको भेजता है। एचआरडी मिनिस्ट्री से वो जो रिकमेंडेशन होती है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन को जाती है और केंद्रीय विद्यालय संगठन एक निश्चित फॉर्मेट पे वो लेटर पे बच्चे का नाम देकर उस एमपी के नाम से लेटर इशू करता है, पेरेंट्स को इशू करता है, साथ साथ उस स्कूल को इशू करता है जिस स्कूल में एडमिशन होता है। और वो जो प्रिंसिपल है, प्राचार्य है या प्राचार्य है उस विद्यालय की, वो बिना देर लगाए उस एडमिशन्स को जो होता है जो बच्चे का, उसको पेरेंट्स को तभी के तभी कॉल करके बुलाया जाता है, एडमिशन के लिए उनको इनवाइट किया जाता है। तो यानी कि जो निश्चित एक फॉर्मेट है वो ही चलता है, ना कि लेटर पैड पे लिख के दे दिया या किसी लेटर बनाकर दे दिया कि इसका एडमिशन किया है, तो वो फॉर्मेट मान्य नहीं करता। इससे अलग द चिल्ड्रन रिकमेंडेड बाय ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मस्ट बी अदरवाइज एलिजिबल फॉर एडमिशन एज पर द एक्सटेंट केवीएस एडमिशन गाइडलाइंस। यानी कि जो भी एडमिशन होगा वो केवीएस की गाइडलाइंस के अनुसार होगा। जैसे अगर पहली क्लास की बात करें, पहली क्लास में 5 से 7 साल का बच्चा लिया जाता है, तो ऐसा नहीं कि रिकमेंडेशन तो हो गई है लेकिन बच्चा 5 साल से कम है तो ले लिया जाएगा या 7 साल से ज़्यादा तो ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए जो निश्चित गाइडलाइंस है उसके अंडर में ही अगर रूल और रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं तभी वो रिकमेंडेशन को मान्यता प्राप्त होगी। और ये सब डिसाइड करता है उस केंद्रीय विद्यालय का जो प्राचार्य होता है। आगे चलते हैं। जब ये एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो पेरेंट्स जब एमपी के पास जाते हैं तो जो एमपी होता है वो रिकमेंडेशन करके, जैसा मैंने बताया है, एचआरडी मिनिस्ट्री को भेजता है। एचआरडी मिनिस्ट्री वहाँ से लेटर बनाकर रिकमेंडेशन को फॉरवर्ड करती है केंद्रीय विद्यालय संगठन को, और केंद्रीय विद्यालय संगठन क्या करता है, उस बच्चे के नाम से लेटर इशू करता है जो कि, और उसको अपलोड करता है केंद्रीय विद्यालय की जो वेबसाइट है उसके ऊपर। जो केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड कर देते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय की जो वेबसाइट है उसमें जब हम जाते हैं तो एकेडमिक में हम जाएंगे और एकेडमिक के एडमिशन इन अंडर एमपी कोटा, उसके अंदर ये देखिए लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी कि 2 तरह का है। यदि आपने किसी एमपी से, ऐसे एमपी से कांटेक्ट किया जो लोकसभा का मेंबर है, तो उसका लोकसभा पे आपको क्लिक करना है, और राज्यसभा का है तो राज्यसभा पे क्लिक करना है। और जब आप वहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो इस तरीके से, जैसे ये निकल के आ रहे हैं यहाँ पर कूपन, इस तरह कूपन नंबर निकल के आते हैं और इस तरह पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो सारा निकल के आ जाएगा। तो फॉर्मेट मतलब जितने भी एमपी हैं उन्होंने जो इशू किए हैं वो सारे निकल के आ जाते हैं। और ये सब चेक करने का कार्य जो होता है, जो स्कूल होते हैं वो समय समय पर करते रहते हैं और अपने जो संबंधित जो एडमिशन होते हैं उनके फॉर्म निकाल कर, उनके लेटर निकाल कर वो संबंधित जो पेरेंट हैं उनको कॉल करके बुलाते हैं। तो ये समझ गए होंगे आप आगे जब निकाल देते हैं। अब मैं आपको फॉर्मेट भी बताऊंगा वो कैसा होता है। बात करते हैं, बात करें तो ये एक लेटर है जो कि मैंने आपके लिए निकाला है जो डाउनलोड करके, इसकी बात करते हैं। ये देखिए लेटर है श्री जॉइस जॉर्ज, ये एमपी हैं, माननीय सांसद हैं। इन्होंने कूपन संख्या, इनको कूपन संख्या दी जाती है। उन कूपन संख्या के हिसाब से, कूपन संख्या जो होती है, हर जो एमपी होता है उसको कूपन नंबर दिया जाता है केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से। उस कूपन के आधार पर ही एडमिशन होता है। तो पिछले साल का मैंने निकाला 18-19 का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 10 सीट होती हैं, 1 2 3 4, और इस तरीके से ये पूरे 10 बच्चों का एडमिशन इन्होंने किया है। अगर बात करें किसी एक बच्चे का नाम देखें तो इस तरीके से फॉर्मेट बना होता है, एडमिशन ऑर्डर रेडी इशूड, ठीक है, इस तरीके से बना दिया गया है। और ये किस किस को इशू किया जाएगा ये भी देख लीजिए आप कि विद्यार्थी अन्यथा केंद्रीय विद्यालय संगठन की वर्तमान प्रवेश दिशा निर्देशिका, यानी कि एडमिशन गाइडलाइंस के अनुसार ही एडमिशन होगा, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन साफ साफ लिख देता है। और 30/6/2018 जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी अंतिम तिथि यानी कि कट ऑफ डेट जो निकाली है उसी के हिसाब से एडमिशन होगा इसका। और प्राचार्य संबंधित केंद्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलंब सूचित करे, यानी बिना देर लगाए उसको सूचित करे, उसको कॉल करे एडमिशन के लिए। और इसकी प्रतिलिपि किस किस को दी गई होगी,
ये माननीय सांसद जी ने को दी गई है एक और एर्नाकुलम संभाग को दी गई है जो कि वहाँ के डिप्टी कमिश्नर होंगे, और शासक प्राचार्य को दी गई है जो कि उस जिस स्कूल के लिए उस एडमिशन को रिकमेंड किया गया है। ये एक लेटर मैंने लोकसभा के जो माननीय सांसद हैं उसकी बात की है मैंने। उससे अलग एक राज्यसभा का जो मैं आपको बता देता हूँ, ये राज्यसभा का है। राज्यसभा ये तो आपने नाम भली भांति देखा ही होगा। ये जो स्मृति जुबिन ईरानी यानी कि आप जानते ही हैं, ये 989 कूपन नंबर इनका है यहाँ पर, और 2018-19 के लिए इन्होंने प्रवेश के लिए एडमिशन इन्होंने दिया है यहाँ पर। और बात करें, इन्होंने भी 10 बच्चों को दिया है। ये यहाँ पर आप देखिए लेटर में, यहाँ पे इस लेटर में ये बच्चे का फ़ोन नंबर के साथ साथ उसका एड्रेस भी दिया गया है, और फादर मदर का एड्रेस दिया गया है, साथ में जिस स्कूल में एडमिशन होना है ONGC बड़ोदरा, और ये जैसे भुज नंबर 2 भुज, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 भुज कुछ इसके अंदर, और बच्चे का नाम भी दिया गया जैसे ये कुंदवी संदीप सारस्वत, प्रतीक गोसाई, हर्षिल गोस्वामी, और कक्षा भी दी हुई है क्लास 6 के लिए, क्लास 5 के लिए, क्लास 1 के लिए। तो इस तरीके से दिया गया, और ये टोटल 10 बच्चों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। ये 10 बच्चों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। और बात करें आगे, यही निर्देश जो कि पिछले लेटर में भी थे वही निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं सार में। तो ये इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। तो कोई भी ऐसा लेटर इशू जो आपके हाथ में होता है, कई बार पेरेंट्स के हाथ में MP के जो नीचे कार्यरत होते हैं वो करवा देते हैं, तो ये कोई प्रोसेस नहीं होता है। उस पर लिखवा देते हैं कि भाई इस बच्चे का एडमिशन किया जाए, माननीय सांसद जी के लेटर पर लिखवा देते हैं, तो वो मान्य नहीं होता। इसका प्रोसेस होता है, कूपन संख्या निश्चित होती है, और वो केंद्रीय विद्यालय संगठन अंत में उसका लेटर इशू करता है और वो भेजता है केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो रीजन है, संभाग है, दिल्ली संभाग है या जो भी है, साथ साथ एक प्रतिलिपि उसके पेरेंट्स को दी जाती है बच्चे के, और साथ में एक प्रतिलिपि दी जाती है उस संबंधित जो वो होता है प्राचार्य होता है उसको दी जाती है। जैसा कि यहाँ पर भी है, प्राचार्य कौन सा दिया गया देख लीजिए आप। विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विद्यार्थी के भाव को प्रवेश हेतु अविलंब सूचित करें। तो इस प्रकार आपको मैंने बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में किस प्रकार MP कोटा का मान्यता होती है, किस तरह उसका प्रोसेस होता है। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ मैं आगे भी आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि समय समय पर आपको पता लग सके। थैंक्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस बेल आइकन फॉर KVS न्यूज़, KVS टुडे को इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका जो दिन है वो शुभ रहे।